और सर्वमित्र एक आम किसान परिवार से निकल कर आया। गोपाल कांडा ने एक सच बोलकर खुलासा कर दिया है कि ये पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इनेलो और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। गोपाल कांडा बीजेपी के सहयोगी हैं और अगर गोपाल कांडा बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो सच बोल रहे हैं। लेकिन ये सच सामने आने के बाद आपने देखा होगा कि इनेलो भी बैकफुट पर है और बीजेपी भी बैकफुट पर है। उनको लगता है कि सच सामने आ गया, अब लोग बात करेंगे, चर्चा होने लगी पूरे हरियाणा में कि ये क्या चल रहा है। हालांकि सिरसा के लोगों को तो पता था कि इनका अंदर खाते गुप्त समझौता है और हम उस वक्त भी लोगों को बता रहे थे कि इनका गुप्त समझौता है, ये इलेक्शन के बाद एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। इस वजह से उसके बाद खट्टर साहब पूरे तरीके से मना ही नहीं करते और वो कैसे बोलेंगे कि हाँ हमने समझौता किया था, जब समझौता ही गुप्त था तो उसको कैसे उजागर कर सकते हैं। उसके बाद फिर इनेलो के जो विधायक हैं अर्जुन चौटाला, वो सामने आते हैं और वो वहम निकालने की बात करते हैं कि अगर किसी को वहम है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा मौका है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और मैदान में आ जाना चाहिए। और अगर आप वहम निकालने की बात करते हैं तो इस्तीफा दीजिए, दोबारा चुनाव होगा और सभी को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। पिछली बार तो बीजेपी इनेलो का साथ दे रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि बीजेपी इनेलो का साथ नहीं देगी और अगर नहीं देगी, जिसकी वजह से इनेलो ने, आप देखिए ना गोपाल कांडा क्या बोल रहे हैं कि खट्टर साहब का फोन आया कि रानिया की सीट कांग्रेस जीत रही है, भाई कुछ करो, यानी इनेलो की मदद करो और जिताओ। उसके बाद इनेलो जीती है। तभी मैं कह रहा हूं कि इस्तीफा दें। अर्जुन चौटाला जो बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो सामने मैदान में आए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका तो चैलेंज है कि उनका संगठन बहुत मजबूत है, किसी की जरूरत नहीं है उन्हें। अगर इनेलो का संगठन मजबूत होता या इनेलो मजबूत होती तो उनको फिर बीजेपी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती, मुझे ये कहना है। फिर अपने आप चुनाव जीत जाते। फिर बीजेपी के कहने पे इतने कैंडिडेट्स क्यों दिए पूरे हरियाणा में, और बीजेपी ने इनेलो के कहने पे कैंडिडेट दिए। आप देखिए एलनाबाद, डबवाली और रानिया में बीजेपी ने अपने कमजोर कैंडिडेट दिए। किसके कहने पे? इनेलो के कहने पे, ताकि उसका फायदा इनेलो को हो, क्योंकि यहां पर तो बीजेपी का वजूद नहीं था। इसलिए बीजेपी को लगा कि हम तो जीत नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करते हैं, इनेलो वालों को जिताओ और रिजल्ट के बाद इनको तो साथ मिला ही लेंगे, वो तो तैयार बैठे हैं। तो ये गुप्त समझौता हुआ था। सर्वमित्र जी, अर्जुन चौटाला का चैलेंज है कि न तो गोपाल कांडा का वहाँ रानी में वजूद है, न सर्वमित्र का वजूद है। अगर सर्वमित्र को वहाँ वोट मिले हैं तो पार्टी लेवल के मिले हैं, सर्वमित्र का पर्सनल वहाँ कोई वोट बैंक नहीं है, वजूद नहीं है। चैलेंज आपको खुद को कर रहे हो। अर्जुन चौटाला बोल रहे हैं कि सर्वमित्र का होल्ड नहीं है, तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप लोग तो 4 पीढ़ियों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। आप चौधरी देवीलाल जी के नाम पर वोट मांगते हैं, आप कभी खुद के नाम पर वोट मांगिए, तब पता चलेगा। आप चौधरी देवीलाल जी का नाम का सहारा लेकर पिछले 4 पीढ़ियों से चुनाव लड़ रहे हैं, और सर्वमित्र एक आम किसान परिवार से निकल कर आया, जिसको 1 महीना भी हुआ था, सिर्फ 1 महीना हुआ था पॉलिटिक्स में आए हुए। तो वो 1 महीना वाले सर्वमित्र ने आपको बैकफुट पर ला दिया। आप डरने लगे कि सीट तो गई, फिर आपने बीजेपी का सहारा लिया। तो इससे पता चलता है, आप कह रहे थे कि 40,000 से जीतेंगे रानिया की सीट, कांग्रेस का जो मर्जी आ जाए, लेकिन जब सर्वमित्र आया तो वो 40,000 की जीत धीरे धीरे कम होने लगी और कहां तक आ गई, 4,000 पर। वो 4,000 भी नहीं रहनी थी अगर बीजेपी सपोर्ट ना करती या कुछ और लोग ना करते। इसलिए जरा सोचें, और जो वो वहम निकालने की बात कर रहे हैं ना, उसमें पता चल जाएगा। सर, अर्जुन सीधा मतलब ये है कि सर्वमित्र चैलेंज स्वीकार करते हैं और अर्जुन को चैलेंज देते हैं। नहीं, मैं उनका जो चैलेंज है उसको स्वीकार करता हूं, मैं पीछे नहीं हटता। उन्होंने बकायदा मेरा नाम लेकर टारगेट किया है। अब मेरा नाम लेकर अगर बात कही है तो मेरा जवाब देना बनता है, और हम पीछे नहीं है। मुझे इतना प्यार मिला है, और सिर्फ 20 दिन के इलेक्शन में प्यार मिला। आप देखिए 20 दिन के इलेक्शन में 40,000 लोगों ने मेरा साथ दिया है, उनको 4 पीढ़ियों से, और कितने लंबे समय से वो वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे, कितना तामझाम, कितना पैसा। आप देखिए उसके बावजूद भी बैकफुट पर जो वो चैलेंज दे रहे हैं। और मैं कहता हूं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस्तीफा तुरंत होना चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, पता चल जाएगा। अर्जुन चौटाला कहते हैं कि गोपाल कांडा बिजनेसमैन है। ये उनको अब पता चला है कि गोपाल कांडा बिजनेसमैन है। भाई गोपाल कांडा बिजनेसमैन कब बने थे, जरा सोचिए।
किस किस सरकार में बने थे? क्या आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है कि गोपाल कांडा पहले किस किस पार्टी के साथ रहे हैं? आपको सब पता था। उसके बावजूद अगर आप समझौता कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, तो आप सोच समझ के कर रहे होंगे, सपना तो नहीं आया होगा। अब गोपाल कांडा के बयान के बाद आप बोल रहे हैं कि वो तो बिजनेसमैन है, वो तो अपना फायदा देखते हैं। इसका मतलब क्या है? एक अंतिम सवाल, पिछले दिनों आपने री चेकिंग की जो डिमांड की थी वो सुप्रीम कोर्ट फाइल पहुंच चुकी है, तो क्या कुछ उसमें कार्रवाई अब तक रही है? उसमें बहुत अच्छा एक डिसीजन आया है जो अपडेट है अभी तक की, वो ये कि ईवीएम का डाटा डिलीट नहीं किया जा सकता। बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई थी कि आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा मेरी रीचेकिंग और वेरिफिकेशन में जब पहली ईवीएम खुली थी तो इन्होंने डाटा डिलीट कर दिया था। उसी चीज को मैंने चैलेंज किया था। अब जो नई अपडेट आई है, मैंने उसके हिसाब से जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी को लिखा है और सीओ हरियाणा से मिलकर मैंने दोबारा बोला है कि जो चेकिंग और वेरिफिकेशन का प्रोसेस उस वक्त बीच में रह गया था उसको दोबारा से कंटिन्यू किया जाए, उसको करवाया जाए। सर मित्र, आपने कहा कि ये गुप्त समझौता जो चला बीजेपी इनेलो में, तो ये कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया भी कि फोटो भी आई एक मनोहर लाल खट्टर के साथ अभय सिंह और उनके बेटे, क्या कहेंगे इस बारे में? आप देखिए, नतीजे के थोड़े दिन बाद ही अभय सिंह चौटाला जी अपने बड़े बेटे करण चौटाला के साथ दिल्ली में खट्टर साहब से मुलाकात करते हैं। इलेक्शन नतीजे के थोड़े दिन बाद, इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि इलेक्शन नतीजे के थोड़े दिन बाद क्यों मिले आप, मुलाकात का मकसद क्या था, क्या कुछ रहा। तो वो चीजें अब क्लियर हो रही है। जैसा गोपाल कांडा बोले ना, वो चीजें क्लियर हो रही हैं कि शायद थैंक्स करने गए होंगे। ये और भी बड़ी चर्चा चल रही है कि भाई आपकी, जैसे कह रहे हैं कि गोपाल कांडा कह रहे हैं कि खट्टर साहब की मेहरबानी से रानिया में जीते हैं, तो शायद उस मेहरबानी का थैंक्स करने गए होंगे। आज घर का फैसला नहीं हो पा रहा, तो वो उस चीज को बहुत महसूस करती थी, तो वो बड़ा दुख है। चौटाला साहब ने भी जो है कि रिक्वेस्ट यही की थी कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा वर्कर मारा। तो इसमें सबसे ज्यादा तलख तेवर कौन किए हुए थे, ना जिद पे कौन अड़े हुए थे? दुष्यंत चौटाला, जय चौटाला, दिग्विजय, नैना चौटाला, कौन थे? हाँ, दुष्यंत की ये कमजोरी रही कि हरियाणा प्रदेश से वायदा किया था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँ, और उसी बिहाफ पे वोट मिले और फिर बीजेपी के साथ जाऊँ। वहीं एक बयान आया था कि दादा अगर हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले तो ये संभव हो सकता है, तो दादा ज्वाइन करे उससे बेटर ये था कि चौटाला साहब के रहते वो पगड़ी बांधी गई अभय चौटाला साहब को, और ऐसा बताया जाता है सामाजिक तौर पे कि वो बड़े भाई को बनती, यानी वो बंधनी चाहिए थी अजय चौटाला साहब को। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ईडी के डर से शामिल नहीं हुए, पूरी कांग्रेस को बेची है, कंप्रोमाइज उन्होंने। अब 72 टिकटें बांटी और सबसे खराब पॉलिटिशियन खराब है खराबा वैसे तो। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। दोस्तों, आज पॉडकास्ट की श्रृंखला में हम आपको मुखातिब करा रहे हैं सुनैना चौटाला से। अब ये जो पॉडकास्ट है ये पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों सवालों में रहेगा। मैं बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये जो पॉडकास्ट है हम कर रहे हैं, पॉलिटिकल बातचीत भी करेंगे, नॉन पॉलिटिकल बातचीत भी करेंगे। अब मैं चाहूँ कि आप अपने बचपन में लौटें, आप उस दौर की सुनैना को याद करें जब वो छोटी सी थी। क्या वो सोचते थे उस समय, कैसा उनका बचपन था? सबसे पहले तो राम राम, क्योंकि अपने हरियाणा का सबसे अच्छा जो वर्ड है वो राम राम है। आपको भी राम राम, पूरे ऑडियंस को भी राम राम। और आपने कहा कि छोटी सुनैना के पास मैं लौटूं, तो बचपन की वैसे तो बहुत सारी यादें और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी भूली नहीं जाती। उन्हीं में से मैं कहूंगी कि बचपन जो है बड़ा अच्छे से ठीक ठाक बीता, जैसा नॉर्मल सभी का होता है, बड़ा बिना सोच का और बड़े स्पोर्ट्स का और माँ बाप के प्यार का। गांव ग्रामीण, जैसे मेरा विलेज दौलतपुर है, तो गांव में प्यार का। और इन दिनों जो है
बाग में जाना और वो सब चीजें, जैसे आपने कहा हम लोग जाते रहे और बारिश का मौसम में बाग में भी घूम के आना, गांव में देखते थे पशुओं को लेके लोग शाम के टाइम जैसे जोड़ में जाया करते जोड़ में जाया करते थे। तो हवेली है दौलतपुर हमारी, तो उसमें ऊपर से देखा करते थे, अब काउंटिंग किया करते थे, इतने भैंसें चली गई, इतनी गायें चली गई। तो ये सब बचपन के जो है नॉर्मल, जो सबका जो अपने हरियाणा में जो सबका बचपन रहता है, वैसे ही मेरा बचपन पूर्ण तौर पे ठेठ देहाती, बिल्कुल ग्रामीण इस तरह का आपका जीवन रहा। जी जी बिल्कुल। और आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा? आपके फादर साहब राजनीति से जुड़े रहे? मेरे जो दादाजी हैं वो तो 25 साल तक गांव के निर्विरोध सरपंच बनते रहे। जैसे एक जैसे अपने जमींदार परिवार था, खेती जो है बाग वगैरह। और उनका एक जो सबसे बड़ी बात थी दौलतपुर में, उनके पास उन्होंने बाग अपने हाथ से लगाया था मेरे दादाजी जो है, और उस बाग में हर फ्रूट था, सेब चीकू, जो हम ये सोचते हैं कैसे होगा, हर तरीके का फ्रूट बाग में था, अमरूद भी, आम भी, इवन जो छोटे छोटे फल से आते हैं वो भी, आलू बुखारा भी, मतलब हर तरीके का फ्रूट जो है उन्होंने खुद अपने, उनको बागवानी का बहुत शौक था। और उसके बाद जैसे फादर साहब के जो एजुकेशन है वो बिरला पब्लिक से वो पढ़े थे, पिलानी, उस टाइम का बहुत अच्छा एक वो एजुकेशन हब मान लो, पिलानी को ही बोलते थे। तो वहां से पढ़ के उसके बाद जैसे मुझे जो रिमाइंड आता है जितना भी, तो गांव में देखते थे। पॉलिटिकल इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि गांव की जो राजनीति थी वो मैंने देखी है। जैसे जो भी कोई लोग आते थे काम के लिए भी आते थे, पापा को भी मैंने देखा कि गांव में, जैसे मेरे ताऊ जी भी सरपंच और फिर मेरी मदर भी सरपंच रही, तो कोई भी काम के लिए कोई आता था उसी टाइम, रात को 12 बजे आ गया, कोई 1 बजे आ गया। तो वो पॉलिटिकल के साथ साथ वो ना सोशल भी बहुत थे। तो गांव के 5-6 जितने भी आसपास के गांव थे, उनकी पंचायत भी पापा के पास आती थी। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो राजनीति के साथ साथ सामाजिक बहुत थे। और फिर आगे आप कॉलेज में जाती हैं, कहाँ पढ़ती हैं? हाँ, मेरा जो बचपन जो था, मेरी बुआ जी हैं रोहतक, अभी वो पिछले साल एक्सपायर हो गए। और मॉडल स्कूल रोहतक से मेरा जो प्राइमरी जो आप कहते हैं नर्सरी टू 5th मैंने वहीं से किया। उसके बाद 6th से लेके और बीए फाइनल तक FC कॉलेज हिसार जो है मैं रही। और वहाँ पे भी ये था कि स्पोर्ट्स में भी थी, मैं फुटबॉल भी खेलती थी, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, तीनों इंटर यूनिवर्सिटी हमारे टाइम में, हमारे कॉलेज में। हिसार में ही इवन मैं कहूंगी कि फुटबॉल की टीम लड़कियों की हमारी तैयार हुई थी। अरे वाह। हाँ, और जैसे फिर मैंने तीनों इंटर यूनिवर्सिटी भी खेली। मैं ऑल इंडिया बेस्ट शूटर भी रही हूँ, राइफल शूटिंग भी मैंने की है, क्योंकि FC कॉलेज में ये सब चीजें थी भी, रेंज थे, हमें प्रैक्टिस करवाई जाती थी। और मैंने हरियाणा स्टेट को ट्रैकिंग कैंप में भी रिप्रेजेंट किया है, मैं एज अ सर्जेंट जैसे। तो मैं NCC में भी अच्छी थी और मेरे पास ABC तीनों सर्टिफिकेट है मेरे पास, NCC के भी। उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज में भी जैसे हो ही जाते हैं, कोई डांस का वो भी मेरे पास था। और ये करते करते सब चीजें, एक पॉइंट आया था कि भी ऑल राउंडर बेस्ट स्टूडेंट लिया जाएगा कॉलेज में से। तो फिर जैसे मैं BA फाइनल में थी तो कॉलेज का चुनाव आ गया, उस टाइम इलेक्शंस थे कॉलेज में। मेरे को सभी जो मैं हॉस्टल में थी, और हॉस्टलर्स बहुत मतलब चुनाव लड़ती ही नहीं थी, क्योंकि हॉस्टल से जाना और ये सब चीजें, सभी हॉस्टल की लड़कियां, इवन कॉलेज की लड़कियां सब मुझे पुश कर रही थी कि आप इलेक्शन लड़ो दीदी। तो मैं उनको डिनाई कर रही थी, मैं कह रही नहीं कुछ नहीं होता, तुम लोग वैसे ही मेरा कहना मानते हो। सडनली मेरे फादर वहां पे आ गए, तो क्या बात होगी? बोले अंकल देखो ना दीदी तो इलेक्शन के लिए मना कर रही है। तो मेरे फादर ने मुझे कहा, बावड़ी बेटी, तो मेरी बेटी होके तू चुनाव के लिए मना कर रही है, नहीं तुझे इलेक्शन लड़ना है। तो उन्होंने मुझे पुश किया और फिर मैंने कॉलेज का इलेक्शन लड़ा। उस टाइम हिसार में सबसे ज्यादा 100 वोटों से मैं जीती थी कॉलेज में, मतलब बाकी तो 2-4, 5-6 जैसे रहता था डिफरेंस जो है। तो 100 वोटों से मैं जीती और सबने मेरा
साथ दिया, और इवन मैं कहूंगी फादर साहब की बदौलत, जैसे उन्होंने मुझे इस चीज के लिए। आपकी माता भी सरपंच रही गांव की, तो ये मैं कहूँगी जेनेटिक नेतृत्व करने वाली क्षमता रही आपके भीतर। कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, लेकिन उससे भी बड़ा प्लस पॉइंट जब देवलाल जी, जिनके आगे मैं तो कहूंगी राजनीति, उनके जैसी राजनीति जो है शायद ही कोई पॉलिटिशियन कर पाए। तो एक्चुअल में अगर लीडर जिसको मैं मान सकती हूँ, तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी और ओम प्रकाश जी। अब जिस समय आप कॉलेज में थी, सरकार उस समय कौन सी थी? चौधरी बंसीलाल जी उस टाइम प्रेजेंट में उम्मीद की थी, क्योंकि तब इलेक्शंस थे। तो उसके बाद से जैसे जब मैं थी प्रेजेंट, मेरे बाद एक बार और इलेक्शन होता है, उसके बाद ये स्टॉप हो गया था, इलेक्शंस हुए नहीं कॉलेजेस में। तो चौधरी बंसीलाल जी कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई? मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उस टाइम क्या था कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स में जो लोग थे, वो कॉलेज में से जो लीडर्स थे, जो बच्चे थे, जो उभरने वाले बच्चे, उनको बड़ा कैच करते थे। तो मेरे पास ऑफर आया था कि 3 मिनट के लिए ना रैली में, जैसे वो मुझे 3 मिनट दे देंगे बोलने के लिए। बट उस टाइम एक बड़ा सुशील कुमारी कांड हुआ था हिसार में, एक लेक्चरर थी वो उनके। तो जैसे दादी और माँ बोले कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स में लड़कियां सेफ नहीं है, इसलिए। और फिर आपकी शादी किस तरह से तय होती है चौटाला परिवार में? देखिए, जो देवलाल जी जो है वो बहुत बड़े, मैं तो ये कहूंगी, जो थे एक हरियाणा में सबसे बड़ा परिवार, और उनकी तरफ से जब ऑफर आया कि भाई, तो माँ बाप ने उस चीज को कहा कि बिल्कुल ठीक है। हालांकि मेरा ये था कि भी मुझे लॉयर बनना है, या होता है जैसे लड़कियों का कि नहीं मुझे डीयू में एडमिशन लेना है। और ये जो चीजें मैं बता रही हूँ आपको कि मैं शूटर भी थी, या मैं जैसे स्पोर्ट्स में भी थी, तो ये सब चीजें मेरा इसीलिए था क्योंकि उसमें क्या है ना, यूनिवर्सिटी आपको 5% अलग से मार्क्स मिलते हैं और स्पोर्ट्स के अलग से मिलते हैं। तो मेरे पास पूरा जुगाड़ होना चाहिए कि मैं डीयू में एडमिशन ले सकूं। तो ये था। बाकी जैसे नॉर्मल नाम अपने होता है घरों में, वही प्रोसीजर था। अरेंज मैरिज थी आपकी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर जब आप आए चौटाला परिवार में, अब क्या तब्दीली आई आपकी लाइफ में? देखो, हर लेडी के लाइफ में आती है, एक अपने मायके से दूसरे जगह आना और फिर उन सब चीजों में अपने आप को एडजस्ट करना। तो बाकी कोई मुझे बहुत ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि भी मतलब जो संघर्ष हो, ठीक है, नॉर्मल था। दादाजी को मैं हमेशा फॉलो करती थी, उनको देखती जब बहुत खुश होती थी भी, जैसे दादाजी आएंगे, आज दादाजी के साथ बहुत सारे लोग आएंगे। कभी लंच होता है, क्योंकि मेन रोड डवाली में घर है, तो दादाजी आते जाते रुकते जरूर थे। तो एक और फिर दूसरा ये था कि जो पॉलिटिकल घराने उनमें चाय पर लोग बाग बहुत आते जाते रहते, तो इन बिटवीन कुछ ऐसा नहीं लगा। ताऊ देवीलाल शायद इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे जब आप चौटाला परिवार में आए? नहीं। अच्छा, 2004 में अच्छा, आप उनसे तारुफ हुआ आप? हाँ, बहुत बार मैंने बताया ना, दादाजी आते थे तो खुशी होती थी, दादाजी आएंगे, उनकी पसंद की चीजें बनाते थे। जैसे उनको देसी चीजें, पेठे की सब्जी, पापड़ की सब्जी, बड़ी की सब्जी बहुत पसंद थी, खीर बहुत पसंद थी। तो ये सब चीजें हम दादाजी के लिए बनाते थे और वो बड़ी खुशी खुशी खाते थे। और अपने से ज्यादा मैंने उनकी देखी ना, वो अपने से ज्यादा जो 7 लोग आए होते थे ना, उनकी फिक्र रखते थे कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। जब ये हो जाता दादाजी सबने बाहर खा लिया, तब वो अपना खाना मंगवाते थे कि अब मेरा ले आओ लो। और जितनी सब्जी उसमें होती थी पूछते थे भी ये सब उनको भी डाली है कि नहीं डाली। मतलब उनका बहुत कुछ आप सीख सकते हो। उनका जो नेचर था ना, वो इसी तरीके का था कि उनको ये नहीं था कि भी मेरे लिए कुछ रहे ना रहे, लेकिन जो मेरे साथ हैं सब, वो उनके लिए सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, हरियाणवी परिवारों में ना मैंने देखा कि उस समय तक बहुएं ससुर से नहीं बोलती थी, बहुएं जो ससुर के जो पिताजी हो गए उनसे भी नहीं बोलती थी। तो आपका किस तरह से संवाद रहता था? नहीं, मेरा रहता था। बल्कि दादाजी एक ऐसी हस्ती थे जो खुश होते थे कि भाई ठीक है, भी अब बहुत ज्यादा तो नहीं बोलते थे, लेकिन जितना भी राम राम करके वो पूछते थे, वो
हाल चाल भी पूछते थे, फिर ये भी पूछते थे ये किसने बनाया खाना जैसे। तो वो एक बहुत प्यार से, उनका एक अलग था उस टाइम का जो मैं कहूँ बुजुर्गों का जो नेचर होता है, थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर बिल्कुल भी नहीं था उनका, बड़ा अच्छा वो, बल्कि वो और इनकरेज करते थे मतलब चाहे बहू हो चाहे बेटियां हो। हाँ, चौटाला साहब जो है पिताजी है, उनसे बहुत कम जो है बोलना होता था, लेकिन मैं तो फिर भी बोल लेती थी। मुझे मतलब कभी, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई, मेरे फादर से बहुत अटैचमेंट रही, तो मैं तो एज अ फादर ही देखती रही हमेशा, तो मैं बोल लेती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आपके ससुर जी प्रताप साहब और ओम प्रकाश चौटाला साहब, इन दोनों के बीच में राजनीतिक तौर पे एक तरह की मैं कहूँ कि प्रतिद्वंद्विता रही, प्रतियोगिता सी रही दोनों के बीच में। अब आप इस रिश्ते को किस तरह से बताएंगी या किस तरह से आप इसको परिभाषित कर पाएंगी? देखिए, जैसे अमूमन होता है दो भाइयों का, कभी खट्टा कभी मीठा, उस तरीके का रहा। और जहाँ तक राजनीतिक आपने सवाल किया, तो देखो हो सकता है मेरी माँ के विचार अलग हो, मेरे अलग हो। पॉलिटिकल जो स्टेज है उसके ऊपर आपकी जरूरी नहीं कि आपकी विचारधारा मैच करे, तो वो उनके विचारधाराओं का ही फर्क था। बाकी उन्होंने हमेशा जो है एक बात हमेशा कही कि हम सबको अगर किसी ने पढ़ाया, संघर्ष किया, तो चौटाला साहब का वो हमेशा नाम लेते थे कि हमें हमारे भाई ने पढ़ाया। तो ये एक बड़ी रिस्पेक्ट उनके प्रति जो थी। जब जो सजा हुई चौटाला साहब को, उस टाइम उन्होंने सारी चीजें छोड़ के कहा कि मेरे भाई से बड़ी कोई चीज नहीं है मेरे लिए। तो उसी टाइम उन्होंने वो सारी खटास जो है खत्म कर दी थी, और उन्होंने कहा कि मैं मेरे भाई के साथ, तो ये जो संकट की घड़ी है, मैं मेरे परिवार से अलग हो ही नहीं सकता। उनके बयान भी हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो है इस चीज को ऐलान कर दिया था। ये 2013 की बात है। जी, 2013 में उन्होंने खुद ये कहा कि मैं मेरे भाई के साथ हूँ, और ये जो संकट की घड़ी, हमारा परिवार एक है, मैं उनके साथ। लेकिन जैसे कि पुरुषों के बीच का मुकाबला है ये, महिलाओं पे कोई असर होता था कि हम आज उनसे लड़े हैं या हमने उनके बारे में कुछ बोला है तो महिलाएं नहीं बात करेंगी दूसरे परिवार की महिलाओं से, ऐसा रहा? नहीं, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया, कभी भी ऐसा नहीं रहा भी। सामाजिक तौर पे जब भी मिले तो एक दूसरे का आदर सम्मान करना और एक दूसरे से बातचीत करना वो जारी। परिवार में आना जाना रहा? हाँ, परिवार में महिलाओं का रहा एटलीस्ट। ऐसी कोई रंजिश या कोई इस तरह वाली कोई बातचीत ऐसी नहीं कोई थी? रंजिश वाली ऐसी बात नहीं थी कि भी बिल्कुल तलवारें तन जाए या वो, ऐसा कुछ नहीं। और फिर आपने राजनीति में आने का कब सोचा? 2018 में मुझे अभय सिंह जी ने जो है ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया। उससे पहले जो डिस्प्यूट हुआ उसके चलते फिर ये था कि महिलाओं को कैसे बाहर लेके आए या कैसे उनको हम कन्विंस कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे जरूरी जो बात थी वो ये थी कि घर की कोई महिला जाए, तभी तो और महिलाओं को हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने 2018 में मुझे ये जिम्मेवारी दी, और महासचिव, प्रधान महासचिव की जिम्मेवारी मुझे दी गई पहले। तो उसको निभाते निभाते मैंने अपनी तरफ से 100% देने का कोशिश की। जब इनेलो 2 फाड़ हुई, आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी उस समय, और आप लोगों को क्या ये खल रहा था कि परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है? वो सबको नजर आ रहा है। एक होती है ना कि घर की लड़ाई हो, चार दीवारी के भीतर हो जाए, चलो ठीक है, बातचीत हो जाती है, और जब पूरे सूबे के लोगों के सामने वो खटास, वो बातचीत, वो तंज, वो सब चीजें सब लोग देखें। हाँ, ये एक बड़ा दुखदाई था उस टाइम जो है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दादाजी ने संघर्ष किया, हरियाणा के निर्माता वो, फिर ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक एक ईंट जोड़ के और ये पूरी पार्टी खड़ी की। तो उस समय जब ये बिखर रहा था, पॉलिटिकल डिस्प्यूट बहुत मतलब ये दुखदाई था। और समाज में जो हम रहते हैं, जैसे समाज में, उसमें ये चीजें बड़ी काउंट की जाती है। एक बड़ा घराना और इस तरीके से आपस में हम हमारे जो माँ थी वो इस चीज को बहुत महसूस करती थी कि, क्योंकि एक तो वो था कि वो फैसला कराती थी लोगों का, आज घर का फैसला नहीं हो पा रहा, तो वो उस चीज को बहुत महसूस करती थी। तो वो बड़ा दुखदाई था वो पल, जो वो समय था वो बहुत ही दुखदाई था, और नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी कि इस बार गवर्नमेंट बनेगी। तो सब चाहते थे कि गवर्नमेंट बने, और
परिवार भी ना टूटे। जब चौटाला साहब ने भी जो है कि रिक्वेस्ट यही की थी कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा वर्कर मारा जाएगा। मैंने पहली बार ये महसूस किया कि जो बात आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला हमेशा कहते हैं कि मैं एमएलए बना लूंगा, मैं एमपी बना लूंगा, लेकिन मेरा वर्कर मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, मुझे मेरा वर्कर अजीज है। उस टाइम उनके आंखों में वो दर्द देखा कि मेरा वर्कर मारा जाएगा, और उन्होंने दुष्यंत से भी आग्रह किया था कि तू जो कहेगा वो हो जाएगा, लेकिन तू मेरे वर्कर को मत मार, इस चीज के ऊपर तुम मत जाओ। तो लेकिन पर चलो, जो समय था वो बीत गया, अब तो हो चुका जो हुआ था। लेकिन पहल की गई थी ओपी चौटाला साहब की ओर से सबने बहुत कोशिश की कि जेजेपी ना बने। हाँ, जेजेपी नहीं, परिवार ना टूटे। जेजेपी का तो पता ही नहीं था अभी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन परिवार ना टूटे और ये इकट्ठे रहें, संगठित रहें, ताकि हरियाणा प्रदेश में गवर्नमेंट आई। और हरियाणा प्रदेश के लिए देखो, बहुत कुछ आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियां बनी हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में बनी है। बड़े फख्र से हम इस बात को कहते हैं। तो वो चाहते थे कि हरियाणा बच जाए किसी ना किसी तरीके से। तो इसमें सबसे ज्यादा तल्ख तेवर कौन किए हुए थे, होते ना, जिद पे कौन अड़े हुए थे? दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय, नैना चौटाला, कौन थे? देखिए, कहते हैं ना, लड़ते हैं कि तो माँ दो हो जाती है। दो भाई लड़ रहे हो ना, वो कहेंगे तेरी माँ ऐसे, दूसरा कहेगा तेरी माँ, जबकि माँ तो एक ही है। तो तलक तेवर जो थे, देखो मैं इतना कह सकती हूँ कि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने जो अपने मौसी हैं, जो मेरी मदर इन लॉ आप लगाओ, उनको एक बात कही थी। उन्होंने डांट के कहा कि अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी देखो मेरी बहन बहुत परेशान है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप जो फैसला कर दोगे मुझे वो मंजूर है, वो मान लीजिए। उन्होंने हर किसी को, सिर्फ उनको नहीं, आप अगर जो बड़े जो होते हैं सबको एक ही बात कही कि मैं अगर ये कहूँगी कि चुनाव नहीं लड़ा तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। अगर ये हो जाता है कि अगर इस तरीके से घर में फूट ना हो तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनकी तरफ से मैं ये बात कह सकती हूँ कि उन्होंने कोशिश की, और सामने से वो कोशिश जो है वो नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं ये था उनके, या तो किसी ने, देखो आपस में तोड़ने वाले बहुत लोग थे, अगर हम किसी की सुनने लग जाएं तो, या तो किसी ने इस बात को दिमाग में डाल रखा होगा कि भी आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, जबकि पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि दुष्यंत को चुनाव लड़वाना, एमपी का जो चुनाव लड़वाया वो भी अभय सिंह जी ने टिकट धक्के से लेके, जबकि चौटाला साहब कह रहे थे कि अभी एज नहीं है, थोड़ा काम करने दो, पॉलिटिकल स्टेज पे आने दो, पॉलिटिक्स सीखने दो। तो उन्होंने, अभय सिंह जी ने ये कहा कि नहीं, मेरा भाई इस बात को महसूस ना कर ले कि मेरे बच्चे कहीं पीछे रह गए। तो ये तो देखो दिखती बात है सबको, तो ऐसा तो अभय सिंह जी नहीं चाहते थे कि उनको कहीं से भी पॉलिटिकल लॉस हो, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी ने ये डाल रखा था, इस वजह से शायद ये परिवार में वो गया सब चीजें। अब उस समय मुझे एक वीडियो मेरे जहन में चल रही है ओपी चौटाला जी की धर्म पत्नी की। अब उस समय शायद वो अपने अंतिम क्षणों में थी। अब वो दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला को लेकर कह रही है कि ये व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद कुछ इस तरह से कि वो मेरे इर्द गिर्द ना आए या मैं उनको ना देख पाऊं, कुछ इस तरह की वो टिप्पणी कर रही थी। वो उनमें इस तरह का भाव, इस तरह का दुख वो वाकई था उस समय, बहुत ज्यादा था वो। मैंने आपको बताया ना, सबसे ज्यादा महसूस वो कर गई थी इस चीजों को। वो टीवी में बंद करा देती थी कि ये टीवी मेरे सामने मत चलाओ, क्योंकि टीवी पे न्यूज उस दिन उस टाइम वो न्यूज चलती थी कि बड़े घराने में दो फाड़ हो गई, एक भाई इधर चला गया। जबकि एक लोग है ना इस चीज की मिसाल दिया करते थे परिवार की एकता की, लेकिन उस समय हो गया। और दो बेटे आपस में इस तरीके से लड़ रहे हों, और जो वजह जो उनके जहन में थी उस वक्त, उनको लग रहा था कि ये दोनों बच्चे जो हैं जिद पे अड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने उनके बारे में ये कहा था कि मेरी अर्थी को भी हाथ ना लगाइए, क्योंकि वो बहुत दुखी थी उस टाइम, कहा था उन्होंने। ओपी चौटाला जी की पत्नी और आपकी सासू माँ दोनों बहनें थी? बहनें हैं, मतलब मेरे वो तो हैं, अभी माँ चले गए। हाँ, अच्छा, दोनों बहनें रही।
जाती हैं। तो दोनों के बीच में इस तरह वाला ये जब बातचीत होती थी, आप लोग अक्सर सुनते थे, समझाते थे उनको? नहीं, वो महसूस करती थी माँ ना भी, जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। वो तो हर एक, जैसे उनका नेचर ऐसा था कि अगर मेरी गलती है ना, तो वो ये नहीं देखती थी, वो मुझे कह देंगे भाई देखो ये तेरी गलती है। अगर खुद के अपने बच्चों की भी गलती है तो वो पूरा उनको मतलब डांट देना और बोल देना कि ना ये ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। तो उनका थोड़ा नेचर वैसा था। गांव में जितने बहुत सारी हमने देखा माँ जाने के बाद लड़कियां, शादी उनकी की, शादी में उनको दहेज वगैरह देना, वो बड़ी सोशल थी, बहुत सोशल थी। जब परिवार का मजबूत स्तंभ तब चला जाता है ना, पूरे परिवार की नींव हिल जाती है। उनके जाने के बाद ऐसा रहा, महिलाओं ने फिर संभाला उनका जो एक दारोमदार था, या उनकी जो जिम्मेदारी थी वो सारी? मैं ये कहती हूँ जो जिम्मेदारी माँ संभाल सकती थी वो शायद आज तक हम भी ना संभाल पाए, क्योंकि वो इतना सब कुछ, मतलब कहीं अगर किसी के जाना है, कांड मुखांड जानी है, शादी में जाना है, माँ हर जगह मौजूद रहते थे। और गांव से फार्म हाउस तक 20-20, 30-30 लेडीज का तांता कभी टूटा नहीं था। मतलब वो बहुत सोशल थी। वो उनका कमाया हुआ तो मैं कहती हूँ हम तो उससे आधा भी कमा लेते तो। फिर आप राजनीति में आगे जाती हैं, पहला चुनाव आप लड़ती हैं, किस तरह वाला अनुभव रहता है ये आपका? और क्या उस चुनाव से पहले आपको मालूम था कि मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ? नहीं, लोकसभा का चुनाव था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे ये चुनाव अभी हिसार से लोकसभा से। अच्छा, इसमें तो बड़ी दिलचस्प बात हुई कि नैना चौटाला जी भी, आप भी, और उधर से जयप्रकाश जेपी थे कांग्रेस से, और बीजेपी से चौधरी रणजीत सिंह जी भी। वही तो, एक परिवार के 3-3 व्यक्ति थे। तो ये मुझे भी एक्चुअली पता था कि मुझे ये चुनाव लड़ना है। और अभय सिंह जी ने कहा कि ये चुनाव लड़ना है, तो मैंने कहा जी ठीक है। मतलब मेरे लिए ये था कि एक चीज मैंने जो अपने पेरेंट्स से सीखी, ना नहीं करो, हाँ करो, जैसा हो सके अपना बेस्ट दो, बाकी तो मालिक है। तो मैंने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चुनाव लड़ा। चुनाव में अच्छा ये लगा कि एक चीज मैंने जो फील की, वो जो मैं आज भी कहती हूँ, और मैं इसीलिए बड़ा मजबूती से आईएनएलडी की हमेशा सपोर्ट में और तर्क वितर्क में मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। क्योंकि एक चीज मैं जब भी गई, जिसके भी पास गई, वो बड़े बुजुर्ग, बच्चे या महिलाओं के पास, किसी ने भी आईएनएलडी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं किया। वो सिचुएशन वो अलग थी। लोगों के दिमाग में एक बात फीड हो चुकी थी कि बीजेपी को बाहर करना है तो कांग्रेस को सपोर्ट कर दो। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से भी ये बात निकल के आई थी कि वो भी जो किसान जो नेता थे एक बार बीजेपी को आउट करी। और इंडियन नेशनल लोकदल में बड़ा बिखराव हो चुका था, तो लोग, हम अभी उसको समेट ही रहे थे, तो लोगों के दिमाग में ये था कि भाई कांग्रेस को वोट करना है। लेकिन मैं जिस भी गांव में गई, आप मेरा फेसबुक पे उठा के देखो, मान सम्मान बहुत ज्यादा सबने दिया। और सबने एक चीज को बड़े जोर शोर से माना कि आज तक हरियाणा का अगर भला हुआ है ना, तो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में हुआ है। ये बात सबने मुझे बड़े खुले लफ्जों में कही। और बहुत सारे ऐसे किस्से देवलाल जी के, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के, मैं गाँव में गई तो मैं सुन के आई कि एक किस्सा तो मैं बताती हूँ आपको कि बोले कि एक लेडी गई, बोले मेरा बेटा है, उसको नौकरी लगाओ। जो देवलाल जी, बस नौकरी लगाना पड़ेगा, हर बार चली जाती। तो बोले तो बता कितना पढ़ा? बोले पढ़ा तो कुछ नहीं है। बोले कंडक्टर लगाओ। उस टाइम क्या होता था, कंडक्टर बड़ा मानते थे भी, मेरे छोरे ने कंडक्टर ला दे। तो बोले कंडक्टर, बोले पढ़ा हुआ है क्या? नहीं। बोले ना पढ़ा तो नहीं है। बोले तो टिकट तो नहीं काट सकता। तो बोले भाई टिकट नहीं काट सकता, टिकट पाड़ तो सकता है। तो चक्कर लगा दिया उसको कि ये ऐसे किस्से भी हम हरियाणा प्रदेश में मतलब किसी को पीछे ना रखा जाए। और सबसे बड़ी चीज आप देखो, नंबरदारी प्रथा शुरू करी ताकि हर वर्ग ऊपर आए। और चौटाला साहब ने महिला आयोग का गठन किया। और हर मतलब पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रांट दी, रिकॉर्ड है उनके नाम कि सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में ग्रांट देने वाले वो। यानी कि जहां पे भी गई बहुत प्यार मिला, बहुत मान सम्मान मिला।
जरूरी नहीं होता कि वोट भी लोग दें, लेकिन मान सम्मान मिलना भी एक मेरी नजर में बहुत बड़ी बात है। चुनाव के दौरान रणजीत साहब से, नैना जी से कभी बातचीत हुई आपकी, या कभी जैसे मिल जाते थे तो क्या विरोधी के तौर पे देखते थे या सिर्फ ऐसे परिवार के लोग हैं, दुआ सलामी करें और चलिए अब आगे वाले प्रोग्राम की ओर चले जाएं? नहीं, मेरा कभी उनसे उस दौरान आमना सामना तो नहीं हुआ। जो हमारी चाची जी हैं वो मिली थी मुझे एक गांव में जिस दिन वोटिंग थी उस दिन, तो उनके मैंने नॉर्मली पैरों के हाथ लगाया था कि राम राम करके, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिक्स को हमेशा सामाजिक उससे अलग रखना चाहिए। सामाजिक आप हैं, आपको रहना चाहिए। जब आप सामाजिकता के अंदर जब राजनीति ले आएंगे तो वो गलत होता है, लेकिन राजनीति में अगर आप सामाजिकता को लेके चलेंगे तो वो एक बहुत अच्छी बात है। जो कि मैंने जो सीखी है, जो मैंने देखा है, चौटाला साहब को भी देखा है, दादाजी को भी देखा है, तो मैंने वो चीजें वहाँ बड़ी खुले उसमें देखा है कि सामाजिक वो थे और इसीलिए वो इतना ज्यादा ऊपर गए। क्योंकि जब तक हम समाज में जो चीजें हैं, जो समाज की बुराइयां, उनको हमें लेना नहीं है, उनको हमें छोड़ना है सामाजिक बुराइयों को, और राजनीति में अच्छी चीजें लेके आना है। तो मुझे कोई तो चौटाला परिवार की दो महिलाएं, एक है सुनैना चौटाला, एक है नैना चौटाला, दोनों हमें एक्टिव नजर आती हैं, या कहूँ कि सक्रिय राजनीति में आप दो ही हैं, तो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के तौर पे देखती हैं राजनीतिक तौर पे क्या? देखिए, उनका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ हर आदमी अपना कर्म अपना काम करता है। अगर आप इस चीज में जाओगे कि वो प्रतिद्वंदी है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप फोकस्ड होने चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। अब आप देखो, जैसे अर्जुन जो थे, वो उनका क्या था कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखती है, तो मेरा यही फोकस है कि मैं पूरे विमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों ना विमेन के पास जाऊं, उनको क्यों ना जागरूक करूं, और मैं जिस स्टेज पे हूँ, पॉलिटिकल स्टेज है, क्यों ना उनसे साझा करूं। मैं हमेशा अपने स्पीच में कहती हूँ कि आप लोगों के बिना मेरा ये स्टेज अधूरा है। जब तक आप लोग यहाँ आके, मैं चाहती हूँ हर महिला ऐसी हो, हर गांव में एक ऐसी महिला हो जो खड़ी हो और स्टेज से आके समाज को ये बताए कि गांव में आज महिलाओं को इस तरीके की दिक्कत है। अब वो मैं एक बात और भी कहती हूँ, रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो इसलिए हमें बोलना आना चाहिए, सभ्य तरीका, सभ्य होना बहुत जरूरी है। सभ्य तरीके से, सामाजिकता से हमें अपनी बात को रखना आना चाहिए। लेकिन मैं कहूँ कि हरियाणा में बहुत कम महिलाएं हैं जो हैं सोशल फील्ड में हैं, पॉलिटिकल, हम देख रहे हैं कि घरानों से ही जो महिलाएं आ रही हैं वही चुनाव लड़ती हमको दिखती हैं। अब जो सरपंच महिलाएं होंगी तो उनका पति उनका सरपंची चलाता होगा, है ना? महिलाएं घूंघट किए घर में बैठी होंगी और पति उनके पूरी सरपंची चला रहे होंगे, बढ़िया फीलिंग ले रहे होंगे, धाकड़ एकदम। तो आप किस तरह फिर देख पाती हैं कि महिलाएं आगे आएंगी, वो जुड़ेंगी राजनीति से, एक लंबी कतार लगेगी पार्टियों में महिलाओं की, और खासतौर पे वो महिलाएं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है? एक्चुअली बिल्कुल, ये आपने बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत महसूस करती हूँ जहाँ पे भी जाती हूँ। और मैंने जैसे अभी जो हमारी जिला अध्यक्ष जो मैंने बनाई है, गुड़िया खेड़ा से है लड़की, सुभद्रा, और उसने जिला परिषद का चुनाव जो है जीता है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में वोटों से जीती है वो। तो इसीलिए मैंने ये सोच के ही कि इसको अगर हम एनकरेज नहीं करेंगे तो अब ये यहीं तक सीमित रह जाएगी, वापस वही घर